गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे संघर्ष सिद्धांत। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे टॉलकट पार्सन्स के बनाए थे, रॉबर्ट के मर्टन के जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है उसके वीडियो में इसके बाद अपलोड करूंगा। आज हम चर्चा करेंगे संघर्ष सिद्धांत की। संघर्ष सिद्धांत का उद्गम किस तरह से हुआ, किस तरह से संघर्ष सिद्धांत का विचार जो है समाजशास्त्री क्षेत्र में आया। ये जो संघर्ष सिद्धांत है आपके एमए के सिलेबस के अंतर्गत है। एमए फाइनल का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी जो पेपर है उसमें है, और उसमें कार्ल मार्क्स का क्रिटिक और डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट है, राल्फ डेरेनडॉर्फ है, लेविस कोजर है, रेंडाल कॉलिंस हैं। ये सभी जो सिद्धांत वेता है संघर्ष के वो आपके सिलेबस में कवर होते हैं या सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सबके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। इसका जो स्टडी मटेरियल है वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा। आपसे पहले भी आग्रह किया था मैंने कि आप लोग यूट्यूब चैनल जो भी आपके जानकार हैं, जो एमए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनको यूट्यूब चैनल जो वीकेबी गर्ल्स कॉलेज का है उसको सब्सक्राइब करने के लिए बेल है, ताकि सब्सक्रिप्शन के बाद हम जो भी नए वीडियो डालेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाएंगे और आपको तुरंत जो है वीडियो अपलोड करते ही सूचना मिल जाएगी, जिससे आपको सुविधा रहेगी। कई बार हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं लेकिन वो लिंक जो है वो आप केस से डिलीट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं संघर्ष सिद्धांत के बारे में, किस तरह से संघर्ष सिद्धांत का उद्गम होता है। हम लोग जब उद्गम की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि सड़क के बीचों बीच एक भरा बाजार है, उसमें 2 स्कूटर आपस में भिड़ जाते हैं। थोड़ी देर पश्चात जब दोनों खड़े होते हैं, दोनों देखते हैं कि एक दूसरे को चोट आई है और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरा कहता है, एक कहता है कि तू इस तरह से सही नहीं था, दूसरा कहता है कि तू इस तरह से सही नहीं था। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जब यह हादसा होता है जिसमें विरोध होता है, मारपीट होती है, चुनौती होती है, आपस में भिड़ंत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संघर्ष कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण हम ये समझते हैं कि जो दूसरा दृष्टांत है या उदाहरण है वो कई तरह से आपने दंगे देखे होंगे जो सांप्रदायिक आधार पर गठित होते हैं, भाषा के आधार पर गठित होते हैं, जिनमें क्या होता है एक समूह जो है दूसरे समूह के साथ हिंसात्मक व्यवहार करता है, खून खराबा करता है और मार देने की धमकी देता है। कुल मिलाकर संघर्ष 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। ये जब एक देश का मामला आता है तब एक दूसरे देश और दूसरे देश के मध्य में जो आक्रमण होता है तो युद्ध क्या होता है, क्षेत्रीय संघर्ष हो जाता है। 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में भी संघर्ष होता है। इस तरह से संघर्ष कई प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या राष्ट्र के बीच में जब हितों की लड़ाई होती है और उसमें चुनौती होती है, उसमें दंगा हो सकता है या उसमें कोई हिंसात्मक व्यवहार जब शामिल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। अब समाजशास्त्रीय साहित्य में संघर्ष के उद्गम की जब हम बात करें तो इससे पहले प्रकार्यवाद की बात करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1950 से 60 के दशक में समाजशास्त्र में विशेषकर टॉलकट पार्सन्स ने सामाजिक यथार्थता के अंतर्गत संघर्ष की अनदेखी की थी, अर्थात उन्होंने संघर्ष के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हमने जब पार्सन्स को पढ़ा तो उसने लेटेंसी की बात की थी कि लेटेंसी के माध्यम से यथास्थिति बनी रहती है, तो उसको भी हम आगे इस वीडियो में वापस डिस्कस करेंगे। तो 1950 से 60 के दशक में क्या हुआ, टॉलकट पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था जो है सिर्फ प्रकार्यवाद के पर ही चल रही है, समस्त इकाइयाँ एक प्रकार का काम कर रही है और व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे जब विकल्प लोगों को लगा कि नहीं, सिद्धांतवेताओं को लगा कि कहीं ना कहीं ये गैप आ रहा है, क्योंकि समाज में संघर्ष तो अवेलेबल है, संघर्ष का भी अध्ययन आवश्यक है, तो उन्होंने क्या किया, समाजशास्त्रियों ने प्रकार्यवाद के विकल्प के रूप में संघर्ष सिद्धांत जो है वो समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया और एक संघर्ष सिद्धांत में नई जान फूंकने का प्रयास किया। प्रकार्यवादियों का प्रभुत्व उस समय बहुत ज़्यादा था और संघर्ष सिद्धांत में एक तरह से सड़ांत सी आ गई थी। उस संघर्ष सिद्धांत ने क्या है
जब नवीन रूप में प्रस्तुत हुआ तो उसने एक विकल्प के रूप में मुक्ति दिलाई। 5वें दशक के आसपास अर्थात 1950 के आसपास डेविड लॉकवुड करके एक विद्वान हुए। उन्होंने सबसे बड़ी जो बात है वो ये कही कि प्रकार्यवाद के विरोध में उन्होंने व्यवस्था के संतुलन जो पार्सन्स ने लिया था उसका डटकर विरोध किया और यह स्थापित करने का प्रयास किया कि कोई भी जो व्यवस्था है अर्वाचीन समाज में वो सर्वसम्मति तो दूर की बात, जो पार्सन्स कहते हैं कि समाज में सर्वसम्मति होती, लॉकवुड कहते हैं नहीं, सर्वसम्मति तो दूर की बात है, यहाँ तो आए दिन क्या होता है, हिंसा होती है, संघर्ष होता है, मारपीट होता है, वैमनस्य होता है और तनाव चलते रहते हैं। यहाँ तक कि परिवार में भी पति पत्नी में तनाव हो जाता है, सास बहू में दुराव होता है, जाति व्यवस्था में अलग अलग धड़े हुए, सांप्रदायिक या धार्मिक तनाव हैं, दंगे हैं और इनसे ऊपर भी वो कहते हैं कि शीत युद्ध तो कई हथियारों का जखीरा वर्तमान समाज की सच्चाई है। तो ऐसी स्थिति में जब समाज में व्यक्तियों और समूहों के भिन्न भिन्न अलग अलग हित हैं, अलग अलग स्वार्थ हैं और जो समाज में जो संसाधन उपलब्ध है वो क्या है, कम है, तो प्रत्येक व्यक्ति और समूह क्या है, इन संसाधनों के ऊपर क्या चाहता है, अपना अधिकतम अधिकार या अधिकतम भाग अपने हिस्से में रखना चाहता है। इसलिए समाज के अंदर संघर्ष अपरिहार्य है, मतलब संघर्ष होगा ही होगा। अब लॉकवुड की ही तरह 5वें दशक के अंत में डेरेनडॉर्फ भी प्रकार्यवाद का जबरदस्त विरोध करते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, किसने, डेरेनडॉर्फ ने, कि मर्टन हो या पार्सन्स, इनकी जो कल्पना है, इनकी जो सिद्धांत है वो कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। इस कल्पना के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, यूटोपिया। अर्थात यूटोपिया मतलब होता है आदर्श लोक, कि वह जो व्यवस्था या वह सिद्धांत क्या आपके मस्तिष्क में तो हो सकता है लेकिन वह आदर्श स्थिति समाज में नहीं हो सकती है। तो इस तरह का जो आदर्श लोग है, यदि हम संघर्ष सिद्धांतवेताओं के विकास को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि संघर्ष सिद्धांत जो है वो प्रकार्यवाद के विरोध में हुआ। कुल मिलाकर हमने भी प्रकार्यवादी सिद्धांत पढ़ा, आपसे चर्चा की। इसमें सिद्धांतवेता जो थे प्रकार्यवादी वो संघर्ष के प्रति उदासीन थे। हालांकि हमने पहले भी चर्चा की कि पार्सन्स जो है व्यवस्था की समस्याओं के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि तनाव कहीं ना कहीं स्वाभाविक है और उसके लिए पार्सन्स क्या कहता है, प्रकार्यात्मक जो पूर्व आवश्यकताएं हमने पढ़ी थी उसमें क्या कहता है पार्सन्स कि लेटेंसी, एक वर्ड आया था बच्चों, लेटेंसी के ऊपर चर्चा कर चुका हूं मैं पहले, कि लेटेंसी अर्थात समाज की जो आवश्यकताएं हैं या व्यवस्था की जो आवश्यकताएं हैं उन समस्याओं के मॉडल में लेटेंसी को स्थान दिया था। लेटेंसी का मतलब होता है यथास्थिति बनाए रखना। तो वो यथास्थिति कैसे बनती है, एक तो टेंशन मैनेजमेंट के द्वारा और एक पैटर्न मैनेजमेंट के द्वारा। ये कौन कहता है, पार्सन्स कहता है। लेकिन फिर भी वे ये मानकर चलते हैं कि व्यवस्था में संघर्ष आएगा लेकिन उसका निदान खोजने का काम कौन करेगा, ये व्यवस्था का अपना कार्य। व्यवस्था में अपराधी और विचलित व्यक्तियों को दंड देने का भी प्रावधान है। इसी तरह से व्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है। अब उन्होंने एक उदाहरण और दिया था जो हमने चर्चा की कि जाति व्यवस्था का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि प्रकार्यवादियों ने कि जाति के नियमों को हम तोड़ते हैं तो उस तोड़ने वाले सदस्य को जाति के लोग क्या करते हैं, दंडित करते हैं। और उसी तरह से वो लोग क्या करते हैं, पैटर्न मेंटेनेंस के द्वारा टेंशन मैनेजमेंट का काम करते हैं। प्रत्येक जाति में जो इतिहास वो साल दर साल क्या है, व्यवस्था संबंधी कोई न कोई तनाव अवश्य आता है और उसको वो लोग जो है नियंत्रण के माध्यम से मैनेज करते हैं। जाति संघर्ष जो है वो निदान खोजती है और विकट तनावों के होते हुए भी पैटर्न अर्थात प्रतिरूप को बराबर बनाए रखती है। अब वो ये तर्क और देखते हैं कि इससे कड़ा संघर्ष क्या हो सकता है जहां राज्य के नीति निदेशक तत्व वो क्या है, जाति व्यवस्था में को नहीं मानते हैं या जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है नीति निदेशक तत्वों में। वहीं आज का जो भारत है या आज का जो आधुनिक भारत है या आज की जो आधुनिक जाति व्यवस्था है भारत में अभी भी अस्तित्व बनाए हुए है। कुल मिलाकर संघर्ष के विषय में प्रकार्यवादियों की जो विचारधारा है वह एक हाशिए की विचारधारा है। इन लेखकों ने प्रकार्यात्मक व्यवस्था की तरह संघर्ष सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। इसी की परिणाम स्वरूप संघर्ष सिद्धांत में क्या ही सुदृढ़ता आई।
वास्तव में अगर हम देखें तो प्रकार्यवादी सिद्धांतवेता और जो संघर्ष सिद्धांतवेता है उनका किसी भी व्यवस्था को देखने का नजरिया अलग अलग है। वो अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना कि एक हवाई अड्डा है। प्रकार्यवादी व्यक्ति अगर देखेगा, प्रकार्यवादी सिद्धांतवेता अगर देखता है तो उसका क्या विश्लेषण होगा बच्चों, कि संपूर्ण हवाई अड्डा कितना साफ सुथरा है, सभी कर्मचारी अपनी भूमिका को मिलजुल कर चला रहे हैं, हवाई पट्टी का रखरखाव ठीक समय पर हो जाता है, हवाई जहाज समय सारणी के अनुसार उड़ते हैं और उतरते हैं। प्रकार्यवादियों को लगता है कि हवाई अड्डे की सभी गतिविधियां ऐसी मिली जुली हुई कि यात्रियों का मन खुश हो जाता है। ये तो प्रकार्यवादी सिद्धांतवेताओं की सोच है, एक हवाई अड्डे का जब विश्लेषण करते हैं। इसके विपरीत जब संघर्ष की बात आती है, जब संघर्ष सिद्धांत की बात आती है, संघर्ष सिद्धांतवेता है, तो वो क्या देखता है कि हवाई अड्डे का यह सागर जो ऊपर से इतना शांत और गंभीर दिख रहा है और सभी चीजें जो अपनी जगह व्यवस्थित दिख रही है, कोई बेतरतीबी नहीं है, लेकिन वह ये कहता है आगे कि ये जो शांत और गंभीर वातावरण है, इसकी तह में अर्थात इसके नीचे कहीं न कहीं आग उगलता लावा है, जो कभी भी हड़ताल के रूप में, घेराव के रूप में परिवर्तित हो सकता है। संघर्ष सिद्धांतवेता को लगता है कि जो श्रम संघ हैं वो कभी भी हड़ताल कर सकते हैं, अराजकता पैदा कर सकते हैं। पायलट और इंजीनियर्स हैं वो अधिक वेतन के लिए कभी भी हड़ताल पर जा सकते हैं, उच्च अधिकारियों का घेराव कर सकते हैं। सही बात अगर हम देखें तो संघर्ष सिद्धांतवेता को समाज में हर जगह अव्यवस्था, हिंसा या हिंसा की चुनौती ही देखने को मिलती है। इसके विपरीत प्रकार्यवादी जो हैं वो समाज को आपस में मिला जुला और साम्यानुकूल दिखाई देता है। कुल मिलाकर प्रकार्यवादी सिद्धांतवेताओं को व्यवस्था में सर्वसम्मति दिखाई देती है और संघर्षवादी सिद्धांतवेताओं को संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता है। कुल मिलाकर अगर हम बेसिक बात समझने का प्रयास करें तो दोनों के किसी भी घटना या समस्या को देखने का नजरिया अलग अलग है। तो हमने यहाँ चर्चा की बच्चों कि संघर्ष सिद्धांत का उद्गम किस तरह से हुआ, तो प्रकार्यवाद के विरोध में हुआ, ये ध्यान रखना है आपको, और बाकी जो भी बिंदु मैंने चर्चा की वो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसी वीडियो में कि संघर्ष सिद्धांतवेता की 3 मान्यताएं हैं, 3 बेसिक थीम है उनकी। सबसे पहली है व्यक्तिगत हित और स्वार्थ, दूसरी है शक्ति का बंटवारा और तीसरा है मूल्य और विचारधारा। ये अपने सिद्धांत का केंद्रीय आधार मानते हैं संघर्ष सिद्धांतवेता, इन तीनों बिंदुओं को, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो बिंदु है वह कहता है, या पहली मान्यता कहती है कि व्यक्तिगत हित और स्वार्थ। इसमें हम देखते हैं कि हमारे खुद के हुए या कई व्यक्ति जो होते हैं या व्यक्तियों के कई तरह की बुनियादी स्वार्थ होते हैं, बेसिक जो है स्वार्थ होते हैं। लोग इसको किसी न किसी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं उन स्वार्थों को। हालांकि सिद्धांतवेता जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्तिगत हित है या जो इस तरह के स्वार्थ है, इनके मनुष्य के चरित्र का खुलासा वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत में इस मान्यता को निर्णायक स्थान दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है शक्ति का बंटवारा। तो संघर्ष सिद्धांत का जो नजरिया है यह किसी भी संघर्ष के पीछे अधिकतम शक्ति प्राप्त करने का प्रयास होता है। इन सिद्धांतवेताओं की मान्यता अर्थात संघर्ष सिद्धांतवेता मानते हैं कि शक्ति के स्रोत बहुत कम होते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले अधिक होते हैं। अर्थात शक्ति या सत्ता जो है समाज में सभी को समान रूप से बटी हुई नहीं होती है। किसी के पास बहुत अधिक शक्ति होती है और किसी के पास बहुत कम शक्ति होती है। हर व्यक्ति जो है या समूह है वो शक्ति में अधिकतम हिस्सा चाहता है और इसी कारण से क्या होता है, संघर्ष अवश्यंभावी है। प्रत्येक सिद्धांतवेता का ये मानना है, संघर्ष सिद्धांतवेता का, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार और राजनीतिक हितों में बंटवारे को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वो शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता है। तो किसकी लड़ाई होगी बच्चों, शक्ति के बंटवारे की लड़ाई होगी। चाहे वो व्यक्ति हो, देश हो, राष्ट्र हो, राज्य हो, कोई भी हो, वो शक्ति में अधिकतम अपना स्थान चाहता है, अतः शक्ति अपने पास अधिकतम रखना चाहता है। और शक्ति के स्रोत क्या है, बहुत कम है और सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपस में क्या होगा, संघर्ष होना अवश्यंभावी है। और इसी कारण से दुनिया में क्या होते हैं, शक्ति के ब्लॉक्स बन जाते हैं। ब्लॉक्स मतलब पावर ब्लॉक्स, अर्थात
शक्ति के केंद्र बन जाते हैं। जैसे आज अमेरिका शक्ति का केंद्र है और हम मजबूरी में उसके साथ जाते हैं क्योंकि हम भी ये जताना चाहते हैं कि हम भी एक शक्ति हैं, या उसके साथ जुट के हम लोग कुछ भारत का फायदा करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसी तरह से जो रशिया है, ये क्या है, पावर ब्लॉक्स है, बड़े बड़े देश हैं जिनके पास अपार संपत्ति है और अपार शक्ति है। तो ये जो शक्ति का बंटवारा है, इसको लेके कई बार देशों में संघर्ष होता है और व्यक्ति में भी हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है। संघर्ष सिद्धांत की जो तीसरी मान्यता है, मूल्य और विचारधारा की। संघर्ष का प्रत्येक जो पहलू है वो मूल्यों और विचारधाराओं से युक्त होता है। ये वास्तव में मूल्य विचारधारा को एक हथियार की तरह काम में लेते हैं और इससे संघर्ष क्या होता है, अपरिहार्य हो जाता है। विकसित देशों के लिए क्या मूल्य है, पूंजीवाद या साम्यवाद, उनके लिए क्या है, प्रेरक हथियार है, जिसके आधार पर वे अधिक से अधिक क्या, प्रभावशाली बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर संघर्ष के जो सिद्धांत वेता है या संघर्ष का जो अध्ययन करते हैं समाजशास्त्री, वो 3 बिंदुओं के या 3 मान्यताओं के आधार पर अपनी थीसिस प्रस्तुत करते हैं। पहली है व्यक्तिगत हित और स्वार्थ, दूसरा शक्ति का बंटवारा और तीसरा मूल्य और विचारधारा। तो इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया बच्चों की संघर्ष सिद्धांत का उद्गम किस तरह से हुआ। आगे हम वीडियो में समझेंगे कि संघर्ष किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। साथ ही अलग अलग वीडियो में हम कार्ल मार्क्स, राल्फ डेरेनडोर्फ, रेंडाल कॉलिंस और लेवी से कोजर ने अपनी क्या क्या थीसिस दी है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।